हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के चैनल पर इलेक्ट्रिकल मशीन्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर में इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने इक्विवेलेंट सर्किट क्यों डिराइव किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो या फिर कोई इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस हो, मतलब कोई मोटर हो, जनरेटर हो, वो बताया था मैंने। साथ में ये भी बताया था कि क्या होता है, और इसके साथ साथ मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर को ट्रांसफार्मर के साथ कंपेयर करके ये बताया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर रोटेटरी ट्रांसफार्मर कहलाता है। और प्राइमरी मतलब स्टेटर साइड का इक्विवेलेंट सर्किट मैंने आपको बताया था, और ये भी कहा था कि ये जो है ये सप्लाई फ्रिक्वेंसी पर इक्विवेलेंट सर्किट है। पर इसको समझाने के लिए मैंने फेजर डायग्राम की मदद ली थी। बहुत सारी बुक्स में आपको सुपरफिशियली भी बताया जाता है कि जैसा ट्रांसफार्मर में वैसा यहाँ होगा, पर मैंने ट्रांसफार्मर वाली जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स थी वो मैंने यहाँ पर भी अप्लाई करके आप लोगों को बता दिए। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट स्टेप वाइज डिराइव कर रहे हैं। पहला स्टेप ये था कि स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव किया हमने एट फ्रिक्वेंसी एफ, जिसमें हमारा प्राइमरी सप्लाई वोल्टेज है, और ये पर फेज बेसिस पे। मैंने ये भी बताया था कि प्रोसीजर क्या होगी इक्विवेलेंट सर्किट डिराइव करने की, वो पर फेज बेसिस पर होगी। तो प्राइमरी साइड का मतलब स्टेटर साइड का पर फेज का रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, और ये पैरेलल ब्रांच ये शो करती है कि जब हमने सप्लाई दिया स्टेटर साइड में करंट बहने लगा, तो उसकी वजह से करंट में जो लॉस, करंट की वजह से स्टेटर में जो लॉसेस हो रहे हैं I²R लॉसेस, और साथ में कोर लॉसेस जो हो रहे हैं, क्योंकि जो फ्लक्स डेवलप हो रहा है वो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, तो फ्लक्स जो होगा वो कोर लॉसेस या आयरन लॉसेस भी करवाएगा स्टेटर के ड्रम में, मतलब जहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग लपेटी हुई है। तो ये जो है वो उस लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है कि जब R0 में से IW करंट बहेगा तो IW²R0 उतनी ही हीट प्रोड्यूस होगी जितनी कि I1 करंट बहने पर स्टेटर में हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है I²R लॉसेस की वजह से और कोर लॉसेस की वजह से। और दूसरा कंपोनेंट ये जो I0 का है, ये वो कंपोनेंट है जो फ्लक्स प्रोड्यूस करने में, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने में काम आ रहा है, मतलब पर फेज का कंट्रीब्यूशन ये है। तो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, R1 के अक्रॉस, X1 के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है, और इनमें से बहने वाला करंट I1 है। I1 दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक स्टेटर में होने वाले इवेंट्स को मैनेज करने में, मतलब लॉसेस वाले इवेंट को, और फ्लक्स डेवलप करने वाले इवेंट को। बाकी बचा हुआ करंट रोटर की तरफ जा रहा है, मतलब बाकी बची हुई पावर रोटर की तरफ जा रही है। रोटर में जो सर्विसेज देनी है, मतलब लोड को पावर सप्लाई करनी है, और रोटर कॉपर लॉसेस या रोटर में होने वाले फ्रिक्शनल विंडेज लॉसेस, उसको ये I2' मैनेज करेगा। स्टेटर के इक्विवेलेंट सर्किट में मैंने यहाँ पर स्टेटर वाइंडिंग पर फेज की शो कर दी, जिसके अक्रॉस के टर्मिनल को मैं AB बोल रही हूँ, और इसके अक्रॉस EMF इंड्यूस हो रहा है E1 काउंटर EMF, जो रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब जो फ्लक्स स्टेटर ने खुद ने प्रोड्यूस किया है वही फ्लक्स वापस स्टेटर वाइंडिंग को काट रहा है, तो काउंटर EMF E1 इंड्यूस होता है। अब साथ में मैं W को डिफाइन करूं तो R0 इज इक्वल टू E1 अपॉन IW, मतलब E1 इसके अक्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा, तो E1 अपॉन IW करेंगे तो R0 आएगा, और X0 इक्वल टू E1 अपॉन I5 करेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ से जो हम सप्लाई दे रहे हैं V1 इंटू I1 जो है, ये पूरा अपरेंट पावर सप्लाई हो रही है स्टेटर को। इस अपरेंट पावर का कुछ हिस्सा जो है, मतलब एक्टिव पावर, वो लूज कर दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ लॉसेस अकरिंग इनटू द स्टेटर, और कुछ रिएक्टिव पावर यूटिलाइज हो रही है I0 इंटू E1 का साइन फाई कॉम्पोनेंट, जो यूटिलाइज हो रहा है यहाँ फ्लक्स डेवलप करने में, और बाकी की बची हुई एक्टिव पावर और बाकी की बची हुई रिएक्टिव पावर किसकी तरफ चली जा रही है, रोटर की तरफ, रोटर के मैग्नेटिक इवेंट्स और इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को मैनेज करने में। तो टोटल अपरेंट पावर रोटर की तरफ कितनी जा रही है, E1 इंटू I2', तो इसका एक्टिव पावर रोटर के कॉपर लॉसेस और लोड को सप्लाई करने में जाएगा, और I2' इंटू E1 का रिएक्टिव पार्ट रोटर में मैग्नेटिक इवेंट्स को मैनेज करने में जाएगा। और साथ में अभी मैंने आपको R0 और X0 की वैल्यूज कितनी होगी वो भी बता दिया है। अब मैं रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट की बात करूं तो रोटर का जो केवीएल इक्वेशन है वो ये वाला है, जो हमने रियलाइज किया था फेजर डायग्राम पर भी। और ये जो है मैंने बताया था कि ये फ्रीक्वेंसी इसकी
रनिंग फ्रिक्वेंसी एफ आर है और इस वाले पोर्शन की फ्रिक्वेंसी कितनी है, सप्लाई फ्रिक्वेंसी। पर ये सब मैं एक ही फेजर डायग्राम पे क्यों ड्रॉ कर पा रही हूँ, मतलब इसके रोटेशन की जो स्पीड है वो एफ पर डिपेंड करी इन फेजर्स के, और इन फेजर्स के रोटेशन की जो वैल्यू है, रोटेशन की जो स्पीड है वो किस पर डिपेंड कर रही है, रनिंग फ्रिक्वेंसी पर बेटा ये सब इसलिए एक फेजर डायग्राम पे हम ड्रॉ कर पा रहे हैं क्योंकि इनको प्रोड्यूस करने वाला फ्लक्स जो है वो सेम है। ये मैं कैपिटल फ्लक्स दिखा दे रही हूँ क्योंकि फाई मैं यहाँ भी यूज कर रही हूँ और फाई मैं एंगल्स को डिफाइन करने में भी यूज कर रही हूँ, तो इनको θ1 θ2 ऐसे ना कह के मैं फाई स्मॉल लेटर यूज कर रही हूँ, कैपिटल फाई यहाँ पर फ्लक्स, रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड के फ्लक्स को या वर्किंग फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने में यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो बेटा तो ये वाले φ1 φ2 को आप θ1 θ2 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। कर ही देती हूँ बेटा θ1 θ2 से, मतलब तुम लोग कंफ्यूज ना हो। दिस इज θ2 एंड दिस इज ऑल्सो θ2, ठीक है। तो अब ये फेजर डायग्राम जो है वो सेम फ्लक्स की वजह से ये पार्ट भी डेवलप हो रहा है और ये सब भी सेम रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से डेवलप हो रहा है, मतलब ये इवेंट्स भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं, और ये भी रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रही है। इसलिए हम एक फेजर डायग्राम पे इतने सारे फेजेस को दिखा पा रहे हैं। पर इक्विवेलेंट सर्किट, ये इलेक्ट्रिकल सर्किट और रोटर का इलेक्ट्रिकल सर्किट हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है, तो वो ही हम अभी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में ये केवीएल इक्वेशन रोटर की हो गई। E2R रनिंग कंडीशन का ईएमएफ हो गया पर फेज का, जो कि किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, R2 के अक्रॉस के ड्रॉप को मैनेज करने में और X2R के अक्रॉस के ड्रॉप को मैनेज करने में। अब मैं यहाँ से अगर I2R कॉमन निकाल लूँ तो I2R की वैल्यू E2R अपॉन R2 प्लस JX2R होगी, और E2R को रिप्लेस करूँ SE20 से और X2R को रिप्लेस करूँ SX20 से, तो ये एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। अब अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को S स्लिप से डिवाइड कर देती हूँ तो ये E20 हो जाएगा और ये R2 के अपॉन में S आ जाएगा और X20 के साथ वाला S भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है कि ये I2R उस EMF की वजह से इंड्यूस हो रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर, क्योंकि E20 सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वजह पर डिपेंड करता है। तो ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी वाला EMF है जो I2R को इंड्यूस कर रहा है या I2R को डेवलप कर रहा है, और I20 अपॉन R2 एक रेजिस्टेंस हो गया जो लोड पर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस है, तो ये पार्ट चेंज हो रहा है ओम्स, और ये वाला जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट रिएक्टेंस था वो अब कांस्टेंट हो गया जो कि X20, और कौन सी फ्रीक्वेंसी की वजह से, सप्लाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो जस्ट हमने जंबलिंग की एक्सप्रेशन की इस एक्सप्रेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया तो हमारा मीनिंग चेंज हो गया। तो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट जो अब तैयार हो रहा है वो ये तैयार हो रहा है कि इस पर्टिकुलर सर्किट में रोटर के अक्रॉस, रोटर के पर फेज वाइंडिंग के अक्रॉस E20 सप्लाई फ्रीक्वेंसी का EMF इंड्यूस हो रहा है जो बाकी सारे इलेक्ट्रिकल इवेंट्स को मैनेज कर रहा है यहाँ पर, मतलब इसके अक्रॉस का ड्रॉप भी सेम फ्रीक्वेंसी का हो रहा है और इसके अक्रॉस का ड्रॉप भी सेम फ्रीक्वेंसी का, मतलब इसके अक्रॉस का रेजिस्टेंस के अक्रॉस का ड्रॉप एज सच नॉट डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, बट स्टिल ये जो कांस्टेंट वैल्यू है R2, अब ये R2 बाय S हो चुकी है जो लोड बदलने पे बदलती जाएगी। तो यहाँ पे इसकी इंटरडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी फ्रीक्वेंसी पर से हट गई है, इसकी भी रोटर स्पीड की डिपेंडेंसी इस X20 के हट चुकी है, और सेम अगर मैं रिपीट करूँ तो E2R की भी डिपेंडेंसी रोटर की स्पीड पर से हट चुकी। तो अब मेरे पास ये रोटर इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बन जाएगा, पर अभी भी बेटा मैं इसको इससे जोड़ नहीं सकती, भले ही ये भी F फ्रीक्वेंसी पे और ये भी F फ्रीक्वेंसी पे, मैं इन दोनों सर्किट्स को तभी जोड़ पाऊंगी, यानी A को मैं C से तभी कनेक्ट कर पाऊंगी या B को मैं D से तभी कनेक्ट कर पाऊंगी जब E1 की वैल्यू और CD के अक्रॉस के वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाए, मतलब AB वोल्टेज की वैल्यू और CD वोल्टेज की वैल्यू सेम हो जाए, तभी स्टेटर के आगे मैं रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को कनेक्ट कर पाऊंगी। यहाँ पर मैंने दोनों सर्किट्स बना लिए, स्टेटर एट F फ्रीक्वेंसी, रोटर एट F फ्रीक्वेंसी। अब मुझे A को C से कनेक्ट करना है और मुझे B को D से कनेक्ट करना है, पर तभी पॉसिबल है जब E1 को E20 से मैं
के इक्वल बना दूंगी, मतलब E2 0 को मुझे E1 के बराबर बनाना पड़ेगा। तो जैसा जैसा हमने स्टेप्स फॉलो किए थे ट्रांसफार्मर के इक्विवेलेंट सर्किट को डिराइव करने में, वही एक करेंगे। और जब हम इसे जोड़ देंगे तब हमारा ये एक सिंगल इलेक्ट्रिकल सर्किट बन जाएगा, जिसको हम इक्विवेलेंट सर्किट बोल सकते हैं। पर क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए, यही चीज़ लिखी है। तो हमें ये मालूम है कि जो ट्रांसफार्मर रेशो है, मतलब रोटर नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय स्टेटर नंबर ऑफ टर्न्स पर फेज के, तो K है। तो E2 0 पर E1 का रेशो भी K होगा MMF मैच करने के हिसाब से देखें तो। और इसके हिसाब से E1 इज इक्वल टू E2 0 अपॉन K इक्वल टू हो जाएगा। मतलब मुझे E2 0 की वैल्यू को E2 0 डिवाइडेड बाय K करनी पड़ेगी, तब जाके वो E1 के बराबर होगा। और इस E2 0 डिवाइडेड बाय K को मैं E2 0 डैश बोल रही हूँ। मतलब जैसे ही मैं इस E2 0 को E2 डैश कर दूंगी, मतलब E2 0 डिवाइडेड बाय K कर दूंगी, तो इसका मतलब इस A को मैं C से जोड़ सकती हूँ और B को मैं D से जोड़ सकती हूँ। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक इवेंट्स करवाने वाली जो ये वाइंडिंग्स है, इनको मैं रिमूव कर सकती हूँ। मतलब मैं किस तरफ ले जा रही हूँ, मैग्नेटिक सर्किट वाले पार्ट को रिमूव करके मैं इलेक्ट्रिकल सर्किट की तरफ ले जा रही हूँ। अब इस पर्टिकुलर सर्किट का पहले सोर्स जो था I2R करंट बहाने वाला, वो E2 0 होता था, पर अब वो सोर्स हो गया E2 0 डैश। मतलब अब करंट जो बहेगा वो बिल्कुल भी I2R नहीं बहेगा, वो I2R डैश बहेगा, I2R डैश बहेगा। तो अब I2R डैश मतलब मुझे क्या कर, जैसे ही मैंने E2 0 को E2 0 बाय K किया, तो मुझे I2R को I2R डैश करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकली सारे इवेंट्स को मैनेज करने में। मतलब जैसा जैसा एक्चुअल इंडक्शन मोटर में हो रहा है, वैसा वैसा इस इलेक्ट्रिकल सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट में सब कुछ वैसा ही हो, तो मुझे ये चेंजेस करने पड़ेंगे। तभी तो मैं कहूँगी कि ये इक्विवेलेंट सर्किट मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर का है, क्योंकि जो जो इवेंट्स मेरे 3 फेज इंडक्शन मोटर में हो रहे, चाहे मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिकल वाले, वो सारे के सारे इवेंट्स मेरे इस इक्विवेलेंट सर्किट में हो रहे हैं। तभी मैं कहूँगी ये इक्विवेलेंट सर्किट उस 3 फेज इंडक्शन मोटर का है। तो अब I2R को मैं I2R डैश ट्रांसफॉर्म कैसे करूंगी, तो जो एपरेंट पावर E2 0 और I2R मिलके फीड कर रहे थे रोटर को, अब वो एपरेंट पावर E2 0 डैश I2R डैश हो गई है। तो ये एपरेंट पावर इसके बराबर होगी, तभी ना हम कहेंगे कि हमारी इंडक्शन मोटर में जैसा हो रहा था वैसे हमारे इक्विवेलेंट सर्किट इंडक्शन मोटर में भी वही इवेंट हो रहा है। मतलब जो एपरेंट पावर हमारी 3 फेज इंडक्शन मोटर में फीड हो रही है, वही एपरेंट पावर, उसी एपरेंट पावर के इक्वल हमारी एपरेंट पावर रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट में फीड हो रही, तो वो एपरेंट पावर ये हो जाएगी। तो I2R डैश जो निकलेगा वो E2 0 डिवाइडेड बाय E2 0 डैश इंटू I2R होगा, और ये रेशो K होता है, तो इसका मतलब I2R डैश किसके बराबर हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ I2R के। मतलब ये अब हमारे रोटर के F फ्रिक्वेंसी वाले इक्विवेलेंट सर्किट को कितना करंट फीड हो रहा है, I2R डैश। अब I2R डैश जैसे ही फीड होगा तो X2 0 के अक्रॉस B, मतलब रोटर पर फेज रिएक्टेंस या रोटर पर फेज रेजिस्टेंस के अक्रॉस B परसेंटेज में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था, ये R2 अपॉन S के अक्रॉस जो परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था E2 0 में से, वही सेम परसेंटेज ड्रॉप I2R डैश फ्लो होने पर भी होना चाहिए। करंट I2R डैश हो गया रोटर का, वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज है वो E2R डैश हो गया है, तो परसेंटेज वोल्टेज मैनेज करने में मुझे R2 अपॉन S को R2 डैश अपॉन S में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, ताकि इस नए रेजिस्टेंस में भी उतना ही परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा विथ रिस्पेक्ट टू E2 0 डैश, जितना कि E2 0 की वजह से R2 अपॉन S के अक्रॉस हो रहा होगा। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंसी डेवलप करेंगे एक्चुअल 3 फेज इंडक्शन मोटर की इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द इंडक्शन मोटर से। तो इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो R2 डैश इक्वल टू R2 अपॉन K स्क्वायर आ जाएगा। और सिमिलरली परसेंटेज वोल्टेज ड्रॉप अगर मैं X2 के क्रॉस भी मैनेज करने जाऊँ, SS तो आएगा नहीं, यहाँ X2 आ जाएगा, इतने की जगह X2 आ जाएगा, और यहाँ X2 0 डैश आ जाएगा। तो X2 0 डैश की वैल्यू भी X2 0 अपॉन
के स्क्वायर आ जाएगी। इस तरीके से इसके एलिमेंट्स को, पैरामीटर्स को हमें x2 0 से x2 डैश करना पड़ेगा और r2 अपॉन s को r2 डैश अपॉन s करना पड़ेगा। ये पूरा रोटर का इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। तो अब मैं रोटर के इक्विवेलेंट सर्किट को बिल्कुल स्टेटर के इक्विवेलेंट सर्किट से कनेक्ट कर सकती हूँ। अब ये मेरा पूरा सिंगल इक्विवेलेंट सर्किट हो चुका है, इक्विवेलेंट सर्किट हो चुका है ये वाला, किसका, 3 फेज इंडक्शन मोटर का। अब एक अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं कि R2 डैश अपॉन एस, ये जो क्वांटिटी इसको मैं इस तरीके से स्प्लिट कर सकती हूँ, दोनों को ऐड करेंगे तो R2 डैश अपॉन एस ही आएगा। तो R2 डैश प्लस 1 माइनस एस अपॉन एस R2 डैश, ये जो क्वांटिटी है ये है रोटर कॉपर लॉसेस डेवलप करने वाले रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैकेनिकल लोड को। दिस इज इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल लोड। मैकेनिकल लोड जो भी लगा होगा उसका इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। तो अब इस पॉइंट के बाद जब मैंने x2 डैश की वैल्यू को x2 0/k² बताया, तो नेक्स्ट स्टेप इक्विवेलेंट सर्किट डेरिवेशन में ये होगा कि इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैकेनिकल लोड कैसे हम एक्सप्रेस करें। तो हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, जब R2 डैश डिवाइडेड बाय एस को ऐसे स्प्लिट अप कर दे तो ये पार्ट हो जाएगा आपका रोटर कॉपर लॉसेस को रिप्रेजेंट करने वाला। और ये वाला जो एक्टिव पावर का पार्ट है ये वो है जो मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होता है, मैकेनिकल पावर में ट्रांसफॉर्म होता है। तो इस तरीके से ये सारे स्टेप्स है हमारे टिल G फ्रॉम A, कैपिटल A से मैंने स्टार्ट किया था जो कि स्टेटर इक्विवेलेंट सर्किट था, और धीरे धीरे हम यहाँ पर लास्टली आ गए कि मैकेनिकल लोड का इलेक्ट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो ये कंप्लीट इक्विवेलेंट सर्किट हो गया आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर का। ऐसा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है डिराइव इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, एक्सप्लेन 3 फेज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। इसी टाइप से आपके सॉलिड 8-9 नंबर का 10 नंबर का क्वेश्चन आता है बेटा। तो आपको यही सारी स्टेप्स डिराइव करके बतानी है। फेजर डायग्राम आप चाहो तो बता सकते हो ड्रॉ करके, अदरवाइज आप A से लेकर G तक आप एक्सप्लेनेशन दे दोगे, थोड़ा 2-4 लाइनें थ्योरेटिकल उसमें लिख के, तो आपका कंप्लीट 100% मार्क्स का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको इसलिए समझाई, ट्रांसफॉर्मर से कंपेयर करके बताया, फेजर डायग्राम बताया, वो सारी चीज़ें इसलिए बताई ताकि आप लोग इसके पीछे के लॉजिक समझ सके, कंसेप्ट समझ सके। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं एनालिसिस ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर्स इक्विवेलेंट सर्किट, मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट का एनालिसिस करके बताऊंगी कहाँ क्या अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं हम और कैसे हम डिफरेंट लॉसेस, डिफरेंट पावर यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत मैंने आज इस कंटेंट में भी बताया कि यहाँ से अपरेंट पावर आई तो कुछ एक्टिव पावर यहाँ लॉसेस में खर्च हो गई, रिएक्टिव पावर थोड़ी सी यहाँ खर्च हुई, बाकी की बचे हुए एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर रोटर की तरफ चलेगी रोटर के इवेंट्स को मैनेज करने में। वही सारी चीज़ें मैं थॉरोली भी बताऊंगी। तो उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पूरा समझ में आया होगा, लास्ट वीडियो का और इस वीडियो का। तो प्लीज़ ये दोनों वीडियोज़ आप कंटिन्यूटी में वॉच करिए, ऑब्जर्व करिए, और इससे पहले आप इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर भी ज़रूर देखिएगा। तो कोई कॉन्सेप्ट यहाँ अगर आपका छूट रहा है तो वहाँ से वो रिकवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट समझ में आया होगा, आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे आज के वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो से ज़्यादा ज़्यादा फ़ायदा उठा के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डेप्थ में जाइए। थैंक यू।